हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। इसमें आप लोगों को जो DECE 2 में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बेस पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पोषण या स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो पोषण के बारे में पूछ सकते हैं कि पोषण क्या है, पोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, स्वास्थ्य क्या है, पोषण या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम के बारे में बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, बच्चों में जो क्षति अपंगता व जो अक्षमता होती है उनको परिभाषित कीजिए, या फिर क्षति अपंगता व जो अक्षमता है उसमें क्या अंतर है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। स्तन्यकाल व गर्भावस्था में जो पोषक तत्वों की जरूरत, किन पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और फिर इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उसके लिए कोई आहार भी सुझाइए। तो वो भी आप इसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, जो भोजन है, भोजन के विभिन्न कार्य हैं वो बताइए। ICDS के प्रमुख घटक, यानी कि जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी जो संगठन बनाए गए हैं उसके अंतर्गत क्या सुविधाएं दी जाती हैं, प्रमुख घटक उसके ये कारक वो क्या है, तो वो इसके अंदर लिखना है। और ये पूछ सकते हैं कि इसके लाभार्थी कौन है, वो भी पूछा जा सकता है। जल विलय विटामिन व वसा विलय विटामिन क्या, यानी कि इसमें विटामिन्स जो 4-5 प्रकार के विटामिन्स हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो कुछ 3-4 जल विलय विटामिन है और कुछ 1-2 जो वो है वसा विलय विटामिन है। खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं, विभिन्न खाद्य वर्ग, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ। पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा क्या होती है, फिर पोषण क्या है, पोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या पोषण से संबंधित, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेन आपको पोषण का पता होना चाहिए कि पोषण क्या चीज़ है। तो पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम शरीर में भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण व उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की शाखा है। और उस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हम ग्रहण करते हैं भोजन, तो हम वो कैसा भोजन खाएंगे और किस तरह से वो पचेगा, शरीर उसे किस तरह से अवशोषित करेगा, यानी कितना हमारे लिए उपयोगी होगा, और क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, और उसका शरीर के अंदर, शरीर के लिए उसको उपयोग क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसका अध्ययन करते हैं, वो पोषण के अंतर्गत करते हैं। सामान्य भाषा में प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में होने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को ही पोषण कहा जाता है। तो ये छोटी सी परिभाषा है कि सामान्य भाषा में कहा जाता है कि प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी जो अध्ययन है वो पोषण कहलाता है। अब पोषण जो है उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं वृहत पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो वृहत पोषक तत्व होते हैं वो शरीर को क्या ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वो शरीर को शरीर के अंदर जाते हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते रहते हैं, लेकिन शरीर के लिए जरूरी होते हैं। शरीर को चाहिए थोड़े से, लेकिन चाहिए जरूर, तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। वृहत पोषक तत्वों में होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, ऑयल, ये तेल हो गया, ये सारे के सारे वृहत पोषक तत्व, यानी कि ये शरीर को काफ़ी मात्रा में चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व वो हो गए जैसे खनिज, लवण, मिनरल्स हो गए ना, ये होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि ये हमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। शरीर की जो शारीरिक गतिविधि होती है उसको मेंटेन रखने के लिए चाहिए जरूर। तो पोषक तत्व हो गए वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट पूछा जाता है स्वास्थ्य क्या है, या फिर स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। ये भी कई बार पूछा जाता है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या है, स्वास्थ्य क्या है, या स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि स्वास्थ्य को परिभाषित करना बहुत ही कठिन होता है। इसी के बेस के ऊपर क्या कई विद्वानों ने परिभाषा दी, लेकिन सबकी क्या अलग अलग रही है, सबने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वेबस्टर ने क्या कहा है स्वास्थ्य के बारे में। वेबस्टर ने कहा शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति हो, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोश है, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है हमारी, उसमें जो स्वास्थ्य होता है
हेल्थ, उसको क्या कहा गया है, उसकी परिभाषा दी गई है, शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित होते रहें, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसमें दूसरी परिभाषा दी गई है स्वास्थ्य की। ऐसे ही WHO ने स्वास्थ्य की अलग ही परिभाषा दी है, जो कि ज़्यादातर जो ये परिभाषा WHO द्वारा दी गई परिभाषा को लोग जानते हैं, मानते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्वास्थ्य होता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। यानी कि अगर हम माने कि हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई रोग नहीं है या फिर शरीर में कोई अंग भंग नहीं हो रहा, अपंगता नहीं है, तो इसका मतलब हमें रोग नहीं है। नहीं, हमें मानसिक रूप से भी सही रहना है, हमें शारीरिक रूप से भी सही रहना है, सामाजिक रूप से भी हमें सही रहना है, तब हम स्वस्थ हैं। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं वो अगर पूछे जाएंगे तो जो WHO द्वारा स्वास्थ्य के जो विभिन्न जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार स्वास्थ्य के जो आयाम है वो शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है और सामाजिक आयाम है। यानी कि शारीरिक आयाम के अंतर्गत रहेगा ना, हमारा शरीर से होना चाहिए। मानसिक आयाम के अंतर्गत शरीर ही नहीं, हम मानसिक रूप से भी हमारा मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। यानी हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। खाना तो सही संतुलित हम खा लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हम मेंटली डिस्टर्ब है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं। तो ये मानसिक आयाम भी इसका एक आयाम है। सामाजिक आयाम यानी कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह के समाज में हम रहते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार हम करते हैं, दूसरे हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब सामाजिक आयाम के अंतर्गत आता है। इनके अलावा भी कुछ आयाम है जैसे कि आध्यात्मिक या आत्मिक आयाम, व्यावसायिक आयाम, जो कि हमने क्या अपनी सुविधा अनुसार बना रखे हैं। तो ये स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम हो गए। संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार के बारे में बताइए, या संतुलित आहार की परिभाषा। तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एक ऐसी मात्रा व समानुपात में होते हैं जिसमें कि क्या कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पूरी हो, व साथ साथ कुछ ऐसे अतिरिक्त पोषक तत्व भी हमें हमारे शरीर को मिले जो कि क्या अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में पूरी हो सके। यानी कि हम ऐसा खाना खाएं जिससे क्या हमें पूरे पोषक तत्व मिले और कुछ पोषक तत्व हमें एक्स्ट्रा मिले, ताकि कभी हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाए, बाई चांस नहीं मिल पाए, तो वो जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे होंगे वो बाद में जाके उनकी कमी को पूरा करेंगे। तो वो होता है हमारा संतुलित आहार, जो हमें ये सारी चीज प्रोवाइड करे। संतुलित आहार की विशेषताएं बताइए। संतुलित आहार होता है उसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, यानी कि इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न खाद्य वर्ग के पदार्थ शामिल होते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाले भी हो गए, है ना, जो हमें बीमारियों से बचाने वाले भी हो गए। जो तीनों खाद्य वर्ग है, हमारे तीनों खाद्य वर्ग के जो खाद्य पदार्थ है वो इसमें शामिल रहे। तो ये हमारे संतुलित आहार की एक विशेषता हो गई। यह शरीर की पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में यह अतिरिक्त पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ये हमारे पोषक तत्व, ये संतुलित आहार के विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट पूछते हैं कि गर्भवती महिला या स्तन्य काल में किन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता जरूरत पड़ती है। तो अगर आपसे गर्भवती महिला को किन पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, या फिर ये पूछे स्तन्य काल में किन पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो आप दोनों में यही लिख देंगे। क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो बेबी होता है वो माँ के क्या माँ जो खाती है उसी से बेबी क्या अपने पेट में जब रहता है तो उसी से सारे पोषक तत्व तो अपने लिए वो ग्रहण करता है। तो माँ को क्या ये चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खुद भी और बच्चे के लिए भी। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो भी बच्चा जो माँ के दूध के द्वारा माँ के शरीर से पोषक तत्व प्राप्त करता है उस दूध के माध्यम से, तो भी माँ को ये सारे के सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी, यानी कि इन चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इस टाइम। अब इनके लिए आप लोगों से खाद्य पदार्थ भी पूछ सकते हैं, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में DC2 के जो 2 जून 2021 का पेपर करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को बता रखे हैं इनके लिए। विटामिन्स
जल विलय विटामिन और जो वसा विलय विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या फिर उनका मतलब क्या है, ये पूछ सकते हैं कि जल विलय विटामिन क्या होता है, वसा विलय विटामिन क्या होता है। तो जल विलय विटामिन वे होते हैं वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल के अंदर मिल जाते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं तो वो जल में मिल जाते हैं। इसलिए जो शरीर में अधिक मात्रा में अगर चले भी जाएं तो शरीर के अंदर क्या कोई नुकसान नहीं करते, वो उनकी अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वो शरीर के द्वारा क्या निष्कासित कर दिए जाते हैं और इनकी अधिकता से शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी समूह के विटामिन और सी विटामिन सी, ये हो गए जल विलय विटामिन। नेक्स्ट है वसा विलय विटामिन। वसा विलय विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर जाएंगे और पानी में नहीं मिलेंगे, हमारी जो वसा यानी चर्बी है उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और फिर ये शरीर से उत्सर्जित भी नहीं किए जाते, ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं, तो ये हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम ये ले शरीर में चली जाए तो ये शरीर में जमा होने लग जाते हैं और इनको हमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आहार में ज़रूरत लें, रोज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका उपयोग होता रहता है हमारे शरीर में। तो ये हमें रोज़ हमारे भोजन में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ निश्चित मात्रा एक होती है इनकी, वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। अब इसमें वसा विलय विटामिन में कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, ई और के, ये हो गए वसा विलय विटामिन। आईसीडीएस के प्रमुख घटक बताइए। आईसीडीएस के प्रमुख कार्य क्या क्या है या घटक क्या है, एक ही बात है। अगर आपसे ये पूछे आईसीडीएस के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं क्या हैं तो भी यही आंसर रहेगा। आईसीडीएस के प्रमुख कारक क्या हैं या प्रमुख घटक क्या हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं आंगनबाड़ी के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं क्या हैं, इन सब का आंसर एक ही होगा, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आईसीडीएस अर्थात समेकित बाल विकास सेवाएं, ये क्या है, ये एक पूरक आहार कार्यक्रम है। ये सन 1975 में भारत के समाज व महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है कि सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर माँ और शिशु के लिए उपलब्ध करवाना, और माँ व शिशु को ये एक जैविक इकाई के रूप में देखते हैं। इसके प्रमुख घटक या विशेषताएं क्या है, पूरक पोषण, यानी कि इसके अंतर्गत पूरक पोषण दिया जाता है। टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका उपचार किया जाता है। संदर्भ सेवाएं, यानी कि उन बीमारियों के अंतर्गत क्या जो सेवाएं दी जाती है वो सेवाएं दी जाती हैं। वृद्धि अन्वीक्षण होता है बच्चों का। औपचारिक शिक्षा के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाते हैं और पोषण शिक्षण यानी पोषण के बारे में भी शिक्षा दी जाती है। तो ये इसके प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब आईसीडीएस के लाभार्थी, आंगनबाड़ी के लाभार्थी कौन है वो पूछा जाएगा। तो ये होते हैं 1 वर्ष से कम आयु के शिशु, ये होते हैं 1 से 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 45 वर्ष तक की आयु की सभी महिलाएं, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां, ये सब आंगनबाड़ी के लाभार्थी होते हैं, यानी कि आईसीडीएस के लाभार्थी होते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत इन सबको सेवाएं दी जाती हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।